कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में हर महीने 4,000 रुपए भेजेगी सरकार। पति को खोने वाली महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने लिया यूपी सरकार के फैसले पर संज्ञान। यात्रा को मंजूरी देने पर नोटिस भेज मांगा गया जवाब। थाना इकोटेक 3 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। कब्जे से पुलिस की वर्दी समेत कई सामान बरामद। बुलंदशहर में मां बेटे के घर में पड़े मिले शव। खून से लथपथ मिले शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। कोरोना के कम होते मामले और घटती संक्रमण दर के बीच देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेज हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू है। तेजी से अनलॉक होते देश के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। CII के एक सर्वे में दूसरी लहर के प्रभाव से अर्थव्यवस्था तेजी से उभरने की बात सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कर्फ्यू में और 2 घंटे की ढील दी गई है। नए आदेश के मुताबिक 12 जुलाई से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी। अभी तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजार खुले रहते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन पांडे जुड़ चुके हैं। चंदन, उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तार से बताइए, क्या है नई गाइडलाइंस? देखिए नूपुर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश ने कोरोना के भयानक दंश को झेला, उससे अब कोरोना से उबर चुका है यूपी और धीरे धीरे सभी अर्थव्यवस्था और सभी चीजें पटरी पर आ रही हैं। आपको बता दूं कि CII ने एक सर्वेक्षण किया और उसमें पता चला कि यूपी जो मॉडल है कोरोना को लेकर वो अब कारगर है। आपको बता दो नूपुर कि यूपी में अब सिर्फ 1428 केस बचे हैं और आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19वें नंबर पर है। प्रदेश में 24 घंटे में केवल 90 केस आए हैं। यूपी के कई जिले जो बड़े बड़े जिले हैं वो कोरोना से मुक्त हो गए, जैसे अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा कोरोना मुक्त हो चुके हैं। 37 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी कोरोना के कोई केस नहीं मिल रहे, मतलब कि हफ्ते भर हो गए हैं कोरोना के कोई केस नहीं मिल रहे और सिर्फ 24 घंटे में 2,56,975 नमूनों की जांच की गई है और 134 लोग ठीक हुए हैं। नुपुर, चंदन, जिस तरह से यूपी में तेजी से एक्टिव केसेस घट रहे हैं और सीएम योगी के यूपी मॉडल की हर तरफ तारीफ हो रही है। आपको याद होगा, खुद WHO की बात करें या ऑस्ट्रेलिया सांसद क्रैग केली की बात करें, सभी ने सीएम योगी के यूपी मॉडल की तारीफ की है। देखिए नूपुर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सेकेंड वेव में यूपी ने एक दंश सहा, उसके बाद अब पटरी पर लौट रही है। सीएम योगी के मंत्र थे कि ट्रेस, ट्रेस और ट्रीट, जो ये 3 मंत्र दिए उन्होंने, इस पर यूपी ने काम किया और धीरे धीरे उसने अपने आप को बाहर निकाला कोरोना से। कोरोना में टीकाकरण की जो जिस तरह से शुरुआत की गई, बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण हुआ, अग्रेसिव टेस्टिंग हुई, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए, गांव की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया गया, माइक्रो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मॉडल की हर तरह से तारीफ की गई। ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद हैं उन्होंने भी तारीफ की और CII ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सरकार की तारीफ की गई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से कोरोना पर काबू पाया है उससे आगे भी तीसरी लहर में कोरोना से बचाव और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नुपुर, तो चंदन, जिस तरह से CII के सर्वे की आपने बात की, जो लॉकडाउन की वजह से जितना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था, अब कहीं ना कहीं उससे अब हम तेजी से उबर रहे हैं और लगता है जल्द ही हम लोग पटरी पे आ जाएंगे। जी नुपुर, देखिए कोरोना से सभी देश और राज्य भी काफी प्रभावित हुए हैं और अर्थव्यवस्था एक रसातल में जाने का काम हुआ है, क्योंकि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और व्यापारियों और रोजगार वर्ग जो मध्यम वर्ग है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर बरपा। अब धीरे धीरे यूपी अनलॉक हो रहा और अर्थव्यवस्था भी नए सिरे से शुरू हो रही है।
अब देखना होगा कि सरकार की और नीतियां क्या होती है मध्यम वर्ग के लिए, और सरकार लोगों को किस प्रकार से फायदा मिलता है, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की क्या नीतियां होंगी। अब ये सब देखने वाली बात है। नुपुर, शुक्रिया चंदन पांडे, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव भी रखे गए हैं। सीएम योगी ने नई नीति जारी करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। जनसंख्या नीति के ऐलान के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है, और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में
का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा दिया गया है। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावक को कई सुविधाएं मिलेगी, उनका इंक्रीमेंट होगा, उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। तो विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। अब 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना स्थानीय चुनाव, ना पंचायत चुनाव, और इसके अलावा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा और वो सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएगा। तो सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर मिश्रा जुड़ चुके हैं। सागर, यूपी में जनसंख्या नीति को लेकर सियासी बवाल तेज है। इस पर विपक्ष का ये आरोप है कि जनसंख्या नियंत्रण के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठता है सागर कि इस कानून को किसी धर्म से जोड़कर आखिरकार क्यों देखा जा रहा है? यूपी में वोट, ध्रुवीकरण और धर्म में आखिरकार क्यों उलझता दिख रहा है कानून? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नुपुर ये एक बड़ा कदम है सीएम योगी का, लेकिन इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या विपक्षियों का ये भी कहना है कि आखिर ऐसे समय में इस तरह का कानून क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल पहले से लागू है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों पर जो उनकी बढ़ती आबादी, इसको लेकर संघ ने भी चिंता व्यक्त की है और उसके बाद ही सीएम योगी ने इस प्रस्ताव को लाया हुआ है। ऐसे में अगर इसको चुनावी एजेंडे से इसलिए देख रही है विपक्ष, क्योंकि चुनावी मौसम में चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर क्या इसको लाया गया, क्योंकि कई दिनों से मांगी चल रही थी कि आखिर कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाएगा, इसके लिए क्या कोई कानून होना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है तो शायद इसमें जो खामियां हैं उस पर अभी पूरी तरह से उसको दुरुस्त भी करना होगा, क्योंकि 2 से अधिक अगर किसी के परिवार के सदस्य के अगर बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं बनेंगी। ऐसे में चिंताएं तमाम है उनके सामने कि आखिर सरकार इस पर क्या रोड मैप बनाएगी। लेकिन जो सागर, इस बीच ये दिलचस्प है कि प्रदेश की जो बीजेपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की बात कर रही है, उसी पार्टी में 8 ऐसे विधायक हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं और कुल मिलाकर 50% ऐसे बीजेपी विधायक हैं जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे, और इसको लेकर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। तो देखिए, विपक्ष इसीलिए निशाना साध रहा है क्योंकि जो तमाम कई मुस्लिम लीडर हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि बढ़ती आबादी को हम कम करना है और ये विकास में बाधा है, प्रजनन दर को नियंत्रण में लाने की जरूरत है, और यूपी में नई जनसंख्या नीति का जब उन्होंने ऐलान किया उसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। यही नहीं नुपुर, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर केंद्र अगर देखे कि यूपी में अगर बेहतर अगर परिणाम है या फिर अगर धरातल पर हकीकत इसकी दिखाई देती तो केंद्र सरकार इसे पूरे देश भर में भी लागू कर सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संघ के जो विचारक है जिससे लगातार मीटिंग की दौर चल रही है, पीएम नरेंद्र मोदी भी बातचीत करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जिनके सलाह पर पूरी सियासत मान लीजिए बीजेपी की दिखती है, उनके एजेंडों में शामिल है कि आने वाले 2024 के अगर चुनाव में अगर केंद्र को अगर दोबारा सत्ता में आना है तो इन सारी नीतियों को शामिल करना होगा। सीएम योगी को भी यही कहा गया था उनकी तरफ से कि अगर इस तरह की नीतियां अगर वो लाते हैं तो शायद आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा मिले। तो इसको देखकर भी बीजेपी शायद इसे एक गेम प्लान के तहत इसे खेल रही है।
सागर, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल हम कर पाएंगे। तो कानून के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। सागर, बिल्कुल नुपुर, देखिए शिक्षा दर का जो गिरावट है दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी स्कूलों में क्या सुविधाएं वो हम बखूबी हम देख पा रहे हैं जाकर। तो लगातार राज्यों के कई सीएम हमलावर भी दिखाई दिए, जैसे आज दिल्ली के ही देखिए आप उप मुख्यमंत्री किस तरह से हमलावर दिखाई दिए। फिर उसके बाद मौजूदा समय में जो नीतीश कुमार ने कहा, वो अगर अपनी गठबंधन वाली सरकार पर इस तरह से हमलावर है, क्योंकि उन्होंने शायद नई राह पकड़ ली है। यूपी के विधानसभा चुनाव में वो अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। ऐसे में वो पूरी प्लानिंग और रणनीतियां बना रहे कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए। अगर ये तय रहता पहले से कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान होंगे, तो शायद वो सीएम योगी को इस तरह से घिरते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि वो इसका समर्थन ही करते हैं। लेकिन ऐसे में उनका ये कहना है कि महिलाओं को शिक्षित आप करिए, तो ऐसे में ये भी वो कह रहे हैं एक एंगल से कि आपके यहाँ यूपी में महिलाएं पढ़ी लिखी अधिक नहीं है, जबकि बिहार में भी हालात वैसे हैं। लेकिन ये पूरा देखिए चुनावी माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है, और सियासी जमीन तलाशने में केवल विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से लगी हुई है इस मुद्दे को लेकर। शुक्रिया सागर, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वे यहां करीब 5 घंटे रुकेंगे। उनके आगमन की तैयारियों में शासन प्रशासन कई दिनों से जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा होगी। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर सेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू मैदान जाएंगे। यहां जनसभा से पहले ही पीएम 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा के बाद पीएम का काफिला एमसीएच विंग में कोरोना वॉरियर्स से संवाद के लिए पहुंचेगा। इसके बाद बीएचयू हेलीपैड से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चौपड़ से वो पहुंचेंगे, जहां सड़क मार्ग से रुद्राक्ष का उद्घाटन करने के बाद करीब 1 घंटे से ज्यादा समय बिताने के दौरान शहर के प्रबुद्धजनों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी एटीएस द्वारा 2 आतंकियों को पकड़ने के मामले में सरकार पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक में सियासी हैसियत खो चुके सपा प्रमुख को अब आत्म अवलोकन करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ऐसे लोग पुलिस पर अविश्वास करके आतंकियों के हौसले बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आतंकियों की पैरोकारी करने वाले लोगों के मुंह से अपराध और आतंक पर सवाल खड़े करना शोभा नहीं देता है। स्वतंत्र देव ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कभी खुलेआम अधिकारियों को सत्ता में आने पर निपट लेने की धमकी देते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता के कई केंद्र हुआ करते थे। आपको बता दें, सपा मुखिया को भी आप दबंगई गुंडागर्दी से राजनीति से उठना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। विकास की योजनाएं तभी सार्थक है जब सभी लोग सुरक्षित रहे। प्रदेश सरकार 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है, लेकिन ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना करना बेहद मुश्किल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता, इसके चलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2 साजिशों को बेपर्दा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 94 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को विकास के साथ साथ सुरक्षा के प्रति लगातार सजग रहना होगा। सुरक्षा के प्रति थोड़ी सजगता से कई लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों की सजगता से मिली जानकारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2 साजिशों को बेपर्दा किया गया है। मूक बधिर बच्चों के जिहादी धर्मांतरण से राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ मिलकर आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश रची जा रही थी। पकड़े गए लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की इस बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल कोरोना महामारी के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा को अनुमति दे रहे हैं। यूपी भी यात्रा को मंजूरी देने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल था। सीएम योगी ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा भी लिया था। उसके साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी, जिसके बाद सीएम ने आदेश दिया था कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपए भेजेगी। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव और सैजनवा विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बड़ी घटनाओं को टालने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की सलाह दी और कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य करने वालों के मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। भारत और जापान दोस्ती के प्रतीक वाराणसी में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण में जापान के राजदूत और दूतावास के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। जापानी दल आज बुधवार दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से होटल गेटवे में ठहरेंगे। इस दौरान 3 दिवसीय दौरे में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में दर्शन, पूजन और भ्रमण करने की भी जानकारी दी गई है। भारत जापान दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बुधवार को बनारस पहुंचेंगे। उनके साथ जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका व रुद्राक्ष निर्माण से जुड़ी कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और फुजिता कॉरपोरेशन के अफसर भी शामिल रहेंगे।
3 दिवसीय दौरे के दौरान दल बनारस भ्रमण भी कर सकते हैं। उसमें जापानी दल को सारनाथ में दर्शन, पूजन और भ्रमण की बात कही जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी भी पूरी कर ली है। जापानी दल बुधवार को दोपहर में बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। यहां से सीधे नदेसर स्थित होटल गेटवे जाएगा। तो भारत जापान दोस्ती के प्रतीक बना है वाराणसी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें, कल पीएम मोदी का काशी दौरा है। रुद्राक्ष को भारत जापान मैत्री का बड़ा प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष की खासियत अगर आपको बताया तो इस बिल्डिंग में हाई सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस इमारत में संगीत, कला और नाटक का लुत्फ उठा सकेंगे। पार्किंग में 120 गाड़ियों की जगह है। प्रधानमंत्री 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ काशी आए थे और उस वक्त रुद्राक्ष की नींव रखी गई थी। नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 के एक इनामी बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ अंडरपास के पास हुई। आरोपी गाजियाबाद के थाना कविनगर से कार लूटकर फरार हो गया था। थाना दादरी से 307 जैसे मुकदमों में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज बीटा 2 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। जब बीटा 2 की पुलिस ATS गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो रोकने का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे की तरफ चूहड़पुर अंडरपास की तरफ भागा। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में उसके एक पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, दादरी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त जो घायल हुआ है उसका नाम वसीम है। नई आबादी दादरी का रहने वाला है। ये दादरी थाने से 25,000 रुपये का इस पर पूर्व से ही इनाम घोषित था। ये कविनगर से लूट के मुकदमे में, दादरी से 307 के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। ये लगभग इस पर आधा दर्जन के करीब अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक जानकारी की जा रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। दादरी में जी सर। अच्छा, मुकदमा भी लिखा है? जी सर। यानी कि ये पुराना, इसका मतलब चोर है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।